अगर मैं आपसे पूछूं कि चेंज क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें पता है चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव। तो आप बोलोगे सर कि हाँ, हमारे जो दोस्त हैं वो बदल जाते हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बदल जाते हैं। पहले बोलते हैं कि टेस्ट नहीं लेंगे, फिर बाद में टेस्ट ले लेते हैं, तो सर इसको बोलते हैं चेंज। तो मैं यहाँ पे इस चेंज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम ये तो बिहेवियरल चेंज है, हम साइंस से रिलेटेड चेंज की बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे चेंज, जैसे कि ये देखो, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है गर्मियों में। तो ऐसा क्यों होता है? जो तवा है आयरन का, जो पैन है या फिर नेल है, अगर उसको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ पे एयर में जो है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी जहाँ पे ज़्यादा हो, अगर उस एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको रस्टिंग हो जाएगी उसकी। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जो ग्रेप्स हैं उनसे शराब बनाई जा सकती है ना, अल्कोहल। फूड इज कुक्ड, जो खाने को है पकाया जाता है, तब क्या होता है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, और फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो चेंज हो जाता है। वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो हम अंदर तो लेते हैं पूरी एयर को और बाहर निकालते हैं CO2 को। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऑक्सीजन को कैसे कंज्यूम करते हैं? ये सारी चीज़ें हैं चेंजेस। तो हम इन सभी चेंजेस की बात कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ चेंजेस केमिकल हो सकते हैं, कुछ चेंजेस फिजिकल हो सकते हैं। यानी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। तो जो केमिकल चेंज है हमें उस पर फोकस करना है, क्योंकि ये जो सारे के सारे चेंजेस हैं ये सारे के सारे हैं केमिकल चेंज। तो आप बोलोगे सर केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कोई नई चीज़ बनती है, वो होता है केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, वो होता है हमारा फिजिकल चेंज। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? केमिकल चेंजेस की। और केमिकल चेंज जहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे होती है क्या? केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस हमने देखनी है इस चैप्टर में। जैसे कि ये है आयरन, सॉरी मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो वो चेंज हो जाता है किसमें? एक वाइट पाउडर में। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न किया हमने और वो चेंज हो गया एक वाइट पाउडर में। तो ये हुई एक केमिकल रिएक्शन। तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो जो पाउडर है वो कैसा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब जब ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आप मैग्नीशियम रिबन को जला के देखेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा तेज वाइट कलर की फ्लेम होती है, उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता, वो इतनी ज़्यादा वाइट होती है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस किस की रिएक्शन से बना है? मैग्नीशियम की रिएक्शन से और ऑक्सीजन की रिएक्शन से। जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे है? एयर में ही। तो इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है? एक केमिकल रिएक्शन को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है? तो वहाँ पे ये पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। तो आप बोलोगे सर हमें पता है स्टेट क्या होता है। जैसे मैं रहता हूँ हरियाणा में तो ये है स्टेट, और अगर मैं चला जाऊँ पंजाब में तो मेरी क्या हो जाएगी? स्टेट चेंज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस से, ये वाली स्टेट की बात कर रहा है वो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा भी एक स्टेट है, आपको पता है। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी क्या है? एक कंडेंसेट भी क्या है? एक स्टेट है। स्टेट का चेंज होना आना, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाना, या फिर लिक्विड से गैस बन जाना, या फिर गैस से वापस सॉलिड बन जाना, या फिर गैस से लिक्विड बन जाना, ऐसे स्टेट में चेंज आना। कलर में चेंज आ जाना, जैसे कोई काला है अगर वो एकदम से गोरा हो जाए तो ये भी क्या है तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, कौन एक काला व्यक्ति एकदम से गोरा हो जाता है? अब कलर में चेंज आ जाने का मतलब वहां पे हमने देखा था जो मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम का जो कलर होता है अगर आप देखो तो वो ऐसा ऐसा ग्रे कलर का होता है। लेकिन जो कलर है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नया सब्सटेंस बना है उसका उसका कलर हमें कैसा मिला है? वाइट, वाइट पाउडर फॉर्म हुआ है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया। उसके बाद गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलना। तो आप बोलोगे हाँ सर गैस तो कोई कोई क्लास में भी निकाल देता है।
तो ऐसा वो वाली गैस की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि हाइड्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस या फिर CO2 गैस, ये सारी गैसें जो हैं अगर निकलें तो हम बोलेंगे उसको केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ जाए, अगर कोई हॉट है वो कोल्ड हो जाए या फिर अगर कोई कोल्ड है वो हॉट हो जाए, है ना। और ये दूसरी सेंस में नहीं बोल रहा मैं। केमिकल इक्वेशंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर जो हमने रिएक्शन अभी अभी देखी या फिर जो बर्निंग हमने अभी अभी देखी है मैग्नीशियम रिबन की, अगर हम उसको लिखें तो हम उसको कैसे लिखेंगे। व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिखेंगे। अब ये जो है ये बिल्कुल लंबा तरीका है, हमने इसमें पूरी प्रोसेस को लिखा कि क्या क्या हुआ, लेकिन इसकी हमें चाहिए क्या, शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म जो है हम लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में। जैसे हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस कलर का था, वाइट कलर का। अब यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये है हमारे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको, जो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, जो लड़ेंगे भिड़ेंगे। और जो हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो हमारा है प्रोडक्ट, यानी इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। जो चीज़ बनी रिएक्टेंट्स की लड़ाई करने से वो है हमारा प्रोडक्ट। अब वर्ड इक्वेशन जो हमने लिखी है उसमें रिएक्टेंट्स को हमने किस साइड लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। और जो वर्ड इक्वेशन हमने लिखी है उसमें प्रोडक्ट जो है हमने लिखा है वो राइट हैंड साइड। ये प्रोडक्ट जो है वो राइट हैंड साइड लिखते हैं, रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। और जो एरो है, एरो पॉइंट टुवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो है, ये जो एरो लगाया है ये एरो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट की तरफ। ये दिखाता है हमें कि रिएक्शन हुई है किस डायरेक्शन में हुई, यानी क्या चीज बनी है उसको दिखाता है हमें ये एरो। तो केमिकल इक्वेशन, अब केमिकल इक्वेशन क्या है भाई, केमिकल जो फार्मूले हैं हमने पढ़े थे पिछली क्लासेस में या 9th क्लास में, ये एक केमिकल फार्मूला है, ये भी एक केमिकल फार्मूला है, ये भी एक केमिकल फार्मूला है। केमिकल फार्मूले की हेल्प से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, वो होती है क्या, केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमने लिखी है अभी अभी जो हमने किया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमें करनी है काउंटिंग, क्या करनी है, काउंटिंग। अब हम काउंटिंग किस चीज़ की, इन एटम्स की काउंटिंग करेंगे, क्या ये बराबर हैं दोनों साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम है क्या उतने ही एटम राइट हैंड साइड हैं या नहीं। जैसे मैग्नीशियम है ये एक है, इस साइड भी मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन इस साइड दो हैं लेकिन इस साइड ऑक्सीजन एक ही है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम हैं उतने ही राइट हैंड साइड में हो जाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी वो बैलेंस है, वो बराबर है दोनों साइड से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो बराबर नहीं होती है, इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, तो वो जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो जाती है। तो वो सच केमिकल इक्वेशन इज ए स्केलेटन इक्वेशन फॉर रिएक्शन। तो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटल। वो स्केलेटल है यानी उसको पूरी तरीके से सही नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं हुआ अभी तक। ये जो है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो ये प्रॉपरली बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम बैलेंस करेंगे ही क्यों, ये बात है क्योंकि हमने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और फिर केमिकल रिएक्शन में भी वो मास ना डिस्ट्रॉय होगा ना बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, यानी रिएक्टेंट्स का जो मास है वो बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट्स के मास के। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन से पहले जितने एटम्स थे और एक केमिकल रिएक्शन के बाद जो एटम्स हैं वो बराबर होंगे। तो इसीलिए वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है।
अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक वर्ड इक्वेशन, जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बनाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये हमने क्या लिख दिया इक्वेशन। अब इसकी केमिकल इक्वेशन ये है कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके बनाता है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखें तो यहाँ पे जिंक कितना है भाई, एक है, और इस तरफ जिंक कितने हैं, इस तरफ भी एक है जिंक। अगर हम हाइड्रोजन देखें, इस तरफ 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, ये हमने लिख लिए। अगर हम सल्फर को देखें, इस तरफ 1 सल्फर है, इस तरफ भी 1 सल्फर है, यहाँ पे भी 1 सल्फर, यहाँ पे भी 1 सल्फर। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है। अगर हम इस तरफ ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ भी प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि दोनों तरफ जितने जितने एटम्स हमें चाहिए थे वो दोनों तरफ के एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं, यानी इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं हम, बैलेंस हो गया है ना। तो यहाँ पे ये जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस है। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं जो बैलेंस्ड नहीं है। ये केमिकल इक्वेशन देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आयरन यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट साइड 3 आयरन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जो आयरन और ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। तो कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे वो देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बैलेंस करने का, तो ये आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इस पे हमने लगा दिया बॉक्स। बॉक्स क्यों लगाया, क्योंकि इन फार्मूलों में हमने कोई चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं है आप इसकी जगह पे ऐसे 3 लिख देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसकी जगह पे ऐसे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इसको चेंज आपने नहीं करना है, यानी जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम करेंगे काउंटिंग। तो आयरन है जो हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें, इस तरफ 1 आयरन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो वैसे ही प्रोडक्ट की साइड, यहाँ पे देखो 3 आयरन है, ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, और हाइड्रोजन कितनी है, 2 है। तो अब हम इसको बैलेंस करके देखेंगे, जो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं, या जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, हम उसको चूज करेंगे। तो अगर आप इस फार्मूले में, इस पूरी इक्वेशन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, क्या इसमें है, नहीं है, ये तो एक ही है। यहाँ पे कितने, 3 हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ पे हैं 3 तो हैं आयरन और ऑक्सीजन है 4, तो 4 और 3 7, यहाँ पे टोटल 7 एटम्स हैं हमारे पास। तो हम इसको लेके चलेंगे, इसके हिसाब से हम बाकियों को बैलेंस करेंगे, यानी जिसमें सबसे ज़्यादा। वी ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी उस एटम को हम कंसीडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सॉरी उस कंपाउंड को हम कंसीडर करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला जो है वो कौन है हमारे पास, Fe3O4 है। तो इसको हमने लिया और इसके हिसाब से हम बैलेंस करते जाएंगे दूसरे को। इनिशियली एटम ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एटम ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल कितने हैं, 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, है ना। यहाँ पे कितना भाई, वाटर में 1 ही था, प्रोडक्ट्स में 4 हैं। तो बैलेंस करने के लिए इस 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएंगे, और इसको 4 ही रखेंगे हम इधर। यानी हमने क्या किया, हमने इस ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया और ये ऑक्सीजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पे। इस तरफ तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 ही ऑक्सीजन थे यहाँ पे, इसको हमने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है भाई, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, आधी बैलेंस हुई है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो अब भी 3 है। तो आप बोलोगे सर ये 1 आयरन है, ये 3 आयरन है, तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सिंपल बात है, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो क्या हुआ है, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गया हमारा। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और ये 4 यहाँ पे है, तो 2 × 4 = 8। तो इस तरफ 8 हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन हो जाएंगे हमारे 8। तो वैसा ही हमने किया है। ये देखो रिएक्टेंट्स की तरफ जो है, रिएक्टेंट्स की तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन है भाई, 8 हाइड्रोजन है टोटल।
और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की तरफ हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 है। तो ये हमारी अब भी क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। सिमिलरली हम फॉलो करेंगे आयरन के लिए। अब आयरन यहाँ पे 3 है, तो हम इस यहाँ पे कितने हैं, 1 है। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3। तो वैसा ही हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, 3। तो ये हो गई हमारी क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जो मेथड है हमारा बैलेंस करने का, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कर करके सीखना, कर करके देखना। स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। तो कब बैलेंस होगी ये केमिकल इक्वेशन, जब उसका जो नंबर है, उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब है जो उसके साथ मल्टीप्लाई है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा, तब हम उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मानेंगे। ऐसा नहीं है अगर आप यहाँ पे 8 लिख दोगे और यहाँ पे 8 लिख दोगे, मान लेते हैं यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फिर 8 लिख दिया, ये भी 16 हो गए। ऐसे ही बैलेंस नहीं करना आपने, ये जो नंबर है वो ऐसा रखना है कि वो स्मॉलेस्ट हो, छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करनी है आपने, तभी जाके बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम कुछ फिजिकल स्टेट्स को भी मेंशन कर सकते हैं। फिजिकल स्टेट मैंने अभी अभी डिस्कस किया था हमने पीछे, गैसियस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड स्टेट, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बोलोगे एक्वस क्या होता है, एक्वस कुछ नहीं होता, जो वाटर सॉल्यूशन होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वाटर में, उसको हम बोलते हैं एक्वस। तो यहाँ पे जैसे लिख दिया हमने, आयरन सॉलिड है, ब्रैकेट में लिख दिया एस। जो गैसेस के लिए आप जी यूज करोगे, लिक्विड के लिए एल यूज करोगे, एक्वस के लिए ए क्यू यूज करोगे, और सॉलिड के लिए एस यूज करोगे ब्रैकेट में। यहाँ पे आयरन सॉलिड था, हमने एस लिख दिया। H2O गैस के रूप में है तो जी लिख दिया यहाँ पे। आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, यहाँ पे एस लिख दिया। और जो हाइड्रोजन है वो गैस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में जी लिख दिया हमने। ऐसे करना है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबो और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। तो कुछ चीज़ें जो हैं जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जो है, या फिर कैटालिस्ट जो है, वो हमें मेंशन कर देते हैं कहाँ पे, एरो के ऊपर या फिर नीचे। अब आप बोलोगे कैटालिस्ट क्या है भाई, कैटालिस्ट वो एजेंट है जो किसी रिएक्शन को तेज कर देता है, किसी रिएक्शन को हेल्प करता है जल्दी से जल्दी हो जाने में, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। तो यहाँ पे टेम्परेचर या फिर प्रेशर, यहाँ पे जिसे प्रेशर लिखा हुआ है 340 एटमोसफियर, तो ये क्या है, प्रेशर है। तो CO2 जो हाइड्रोजन के साथ मिलके CH3O मिथेनॉल बनाती है, इथेनॉल सॉरी मिथेनॉल, मीथेन 18 मिनट पे। तो यहाँ पे जो CO2 है वो H2O के साथ मिलके मिथेनॉल बनाती है। ये रिएक्शन है, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिख दिया। अब ये जो रिएक्शन है इसमें हमने सनलाइट और क्लोरोफिल लिखा हुआ है। तो ये रिएक्शन बताओ आप कमेंट करके कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें CO2 और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की भी हमें ज़रूरत होती है और उससे बनता है ग्लूकोज। ये रिएक्शन कमेंट में बताओ कि कौन सी रिएक्शन है ये। अब कुछ और केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम बैलेंस करके देख सकते हैं, जैसे ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं H2 प्लस, क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं Cl2, और यहाँ पे हमें बना है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक है और क्लोरीन भी एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन को 2 बनाना चाहें तो इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। तो ये जो इक्वेशन हैं बाकी की, बेरिलियम और ये सोडियम है, ये जो 2 इक्वेशन हैं वो आप लिख के और बैलेंस करके देखेंगे। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के, वो चेंज नहीं होते किसी दूसरे एलिमेंट में। ऐसा नहीं है किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं दूसरे में, जैसे ऑक्सीजन है वो ऐसा नहीं है कि वो फ्लोरीन बन जाएगा, ऐसा किसी रिएक्शन में नहीं होता।
नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ऐसा नहीं है कि एटम जो है कहीं से कहीं और चला जाएगा, यानी एक मिक्सचर से दूसरे मिक्सचर में अपने आप चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता कि वो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे चला जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग और मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड्स या तो ब्रेक होते हैं या बनते हैं बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। यानी अगर दो एटम्स हैं, मान लेते हैं एक क्लोरीन है और एक सोडियम है, तो इनके बीच में जो है वो बॉन्ड बनेगा या फिर इन दोनों के बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा। किसी एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ यही होता है जिससे हमें कौन मिलता है, नए सब्सटेंस मिलते हैं। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारे पास? फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। आपने ये वर्ड्स पढ़े होंगे सिंपली, जैसे कंबाइन है, कम्युनिटी है, कंपोज, कंपाउंड्स, कंप्लीट और कंपनी। इनमें एक कॉमन चीज है जो आपको दिखाई देगी, ये COM। सभी में जो है COM सभी में कॉमन है और इसका मतलब होता है टुगेदर। तो टुगेदर यानी इकट्ठे। अगर कोई चीज इकट्ठी हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको पता ही लग गया होगा क्या होगा। होगा क्या, जब दो चीजें जो है मिलके एक चीज बनाती हैं, उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन। तो ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या होता है, नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्लेक्ट लाइम में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और इसमें हीट भी निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है, रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो यानी कि ये एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट, जब ये दोनों ऐड हुए तो हमारे पास एक प्रोडक्ट हमें मिल गया और उसके साथ हमें क्या मिली, हीट। तो इस रिएक्शन को हमने बोला कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने क्या किया, कंबाइन किया, इन्होंने अपनी कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम क्या लिखा, स्लेक्ड लाइम, और उस कंपनी में क्या भी थी, हीट भी थी। तो प्रोडक्ट ये है हमारा और ये दोनों हैं रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट क्या है, ए सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन दिस। और ये जो सोल्यूशन हमने लिया है स्लेक्ड लाइम का, उसको यूज किया जाता है वाइट वॉशिंग में, जो वॉल्स की वॉशिंग है उसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सब्सटेंस हमें मिला था यानी स्लेक्ड लाइम जो है, वो एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उससे रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है भाई, बिल्कुल वाइट कलर का होता है, जिससे हमारी जो वॉल्स हैं वो शाइनी दिखाई देती हैं, शाइनी वाइट कलर की। और उसके साथ ये क्या बनाता है, H2O भी साथ में ही बनाता है। तो इसलिए जो शाइनी फिनिश है वॉल्स की, वो देने के लिए किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी C। वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है, उसको हम किस में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं, जिससे हमें मिलता है ये। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, फिर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर बनाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को होने में कितने दिन लगते हैं भाई, 2 दिन। 2 दिन के बाद जो आपकी वॉल है वो एकदम शाइनी दिखाई देती है। तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ए और बी, दो रिएक्टेंट जो मिलके हैं एक प्रोडक्ट बनाएंगे AB। ये है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है बर्निंग ऑफ कोल। किसी भी चीज़ की बर्निंग है, उसमें आप क्या करते हो, वो सब्सटेंस लेते हैं और उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, क्योंकि बर्निंग किसकी हेल्प से होती है, ऑक्सीजन की हेल्प से। यहाँ पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल आपको पता है, कोल इज जस्ट ए कार्बन, है ना, तो कार्बन का ही रूप है वो। तो कार्बन को हमने बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो ऐसी सिंपल सिंपल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। तो सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या बोला, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस या एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हमने पीछे ये जो रिएक्शन देखी थी जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट भी साथ में
निकलती हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जिनमें साथ में हीट निकलती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सो। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकल जाना। तो जब हीट बाहर निकलती है इस रिएक्शन से, अगर हीट बाहर निकलती है, एग्जिट करती है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या हुआ, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट भी निकलेगी तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो तो पता लग गया आपको, एग्जिट होता है। थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, गर्मी। जैसे थर्म वर्ड आपने देखा है थर्मोमीटर में, जो थर्मोमीटर है वहां पे भी कौन सा वर्ड यूज होता है, थर्म। तो थर्म का मतलब हीट, एक्सो एग्जिट और थर्म हीट। तो हीट अगर एग्जिट होती है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम बोलेंगे। अदर एग्जांपल्स क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के, ये दिया हुआ है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो ये है मीथेन CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, नेचुरल गैस है। और जैसे ही हम ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। और साथ में क्या निकलेगा, अगर कोई चीज़ बर्न की है तो साथ में क्या निकलेगा, हीट जरूर निकलेगी। तो यहाँ पे आप हीट जरूर लिखें, क्योंकि हम एग्जांपल्स किसके कर रहे हैं अभी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो यहाँ पे हीट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन यानी जो सांस लेना है वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी सांस जब हम लेते हैं तो भी हीट निकलती है, और वो किस फॉर्म में होती है, एनर्जी की फॉर्म में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ये होता कैसे है, देखो, ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो भी चीज़ हम खाते हैं, राइस, पोटैटो, ब्रेड का, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज की फॉर्म में। अब ये जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ही यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है, अभी सेल में, और वहां से हमें क्या मिलती है, फिर एनर्जी मिलती है। दिस स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो ये है रेस्पिरेशन की रिएक्शन। यानी C6H12O6, ये है ग्लूकोज का फार्मूला, और उससे क्या मिला हमें, ऑक्सीजन। और इससे क्या निकालते हैं हम बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट वाटर, और हमें क्या मिली, एनर्जी। ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या है, ये एनर्जी है। हीट क्या होती है भाई, हीट भी एक फॉर्म है एनर्जी की। तो यहाँ पे भी क्या है, इसमें एनर्जी निकली है तो हमें हीट मिली है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो डिकम्पोजिशन होती है कहाँ पे, वेजिटेबल मैटर की, कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, अगर वो खराब होगी, डिकम्पोज होगी, वेजिटेबल मैटर का मतलब जो भी कूड़ा कचरा है किसका, जो छिलके हैं वेजिटेबल्स के, या जो एनिमल्स जो हैं वो भी मर जाते हैं, जब वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वहाँ से भी क्या निकलती है भाई, हीट एनर्जी निकलती है वहाँ से भी। तो ऐसी ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो क्या ऐसी रिएक्शन जिनमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है प्लस वहाँ पे हीट निकलती है। यहाँ पे हमने एक्सोथर्मिक की बात इसलिए की क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी हमारी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा ही एक्सोथर्मिक होती हैं, क्योंकि कोई दो चीज़ जब मिलके एक प्रोडक्ट बनाती हैं तो उसके साथ हीट भी निकलती है। तो ये क्या है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ए से ए प्लस बी से ए भी बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और साथ में हीट भी निकली, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन, अब कंपोजिशन का हमने मतलब समझ लिया था कि दो चीजें मिलके एक चीज को बनाती हैं। डी उसके आगे लगा दिया, इसका मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, कंबाइन का उल्टा, कम्युनिटी का उल्टा, कंपोज, कंपाउंड्स, कंप्लीट, या कंपनी का उल्टा क्या होगा, कंबाइन करने का उल्टा क्या होगा भाई, तोड़ देना। तो दो, जब कोई चीज टूट जाती है, यानी कि ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। जब एक सिंगल रिएक्टेंट, अकेला रिएक्टेंट एक ही है हमारे पास, और प्रोडक्ट उसके बहुत सारे बन जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसने किसका, फेरस सल्फेट का। ये फेरस सल्फेट है। अब ये फेरस सल्फेट जो है हीट करने पे, जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में।
प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, ये जो FeSO4 है भाई, इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ पे जो आयरन आप देख रहे हैं उसके ऊपर चार्ज है 2+, और इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, यानी इसके ऊपर चार्ज आता है Fe3+, और ये चार्ज यूज करके ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और बना देता है Fe2O3। और यहाँ पे ये जो SO4 है, SO4 2+ है, इसको जब हीट किया जाता है तो ये भी किस किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO3 में, और इसको फर्दर हीट होती है जब इसकी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है SO2 में। तो इसलिए ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमारे यहाँ पे। तो FeSO4 सिंपली ब्रेक हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में प्लस SO2 में प्लस SO3 में। तो इसको बोला जाता है फेरस और इसको बोला जाता है फेरिक। ये आपने क्लास 9th में भी किया था, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है उसके ऊपर चार्ज है 2+, Fe2+, और यहाँ पे जो आयरन है इसके ऊपर चार्ज है Fe3+। तो ये जो 3+ वाला चार्ज होता है जब वो कंपाउंड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक, और जब 2+ चार्ज वाला कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं फेरस। तो हम रिएक्शन जो कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है, उसमें सिंपली वाटर लॉस हुआ है। ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, अगर हम क्रिस्टल लेंगे तो उसमें साथ में वाटर होता है, तो वो वाटर को लॉस कर देता है, और किसमें हीट होता है, द कलर क्रिस्टल चेंज इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। तो वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड वहां पे बन जाता है। तो ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी भाई। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम कार्बोनेट है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, उसको अगर हम हीट करते हैं तो वहाँ पे वो क्या क्विकलाइम में चेंज हो जाता है, और साथ में जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी क्या है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने हैं, 1 और 2। तो दो प्रोडक्ट बने हैं। एक रिएक्टेंट से जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, क्या करने पे, हीट करने पे। अब इन दोनों रिएक्शन में आपने कॉमन चीज क्या देखी, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हीट किया, यहाँ पे भी हमने क्या किया, हीट किया। तो हीट करने से जो सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई। क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सब्सटेंस को बना सकते हैं? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी कर लेते हैं पहले, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि थर्म, जहाँ पे जो वर्ड आता है थर्म, थर्म का मतलब होता है हीट, है ना, हीट से रिलेटेड। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट के द्वारा जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं किसी चीज का, यानी हीट से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या किसी और चीज से भी करा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी करवा सकते हैं, सनलाइट से भी करवा सकते हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से करवाते हैं तो उनके नाम चेंज हो जाते हैं। ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो आगे भी देखेंगे कौन से टाइप के डिकम्पोजिशन आते हैं। अब ये यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसमें क्या हुआ है, लेड नाइट्रेट का हमने पाउडर लिया है और उसको हमने क्या किया है, हीट किया है, गर्म किया है। तो क्या रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, वहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली वेपर होते हैं, स्मोक, या फिर हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस। एक ऐसी गैस जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तेज हो। वहाँ पे कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसका कलर कैसा है भाई, ब्राउन है। जो कई बार आ जाता है ऑप्शनल में कि उसका कलर कैसा होता है, तो ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की। तो ये है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, PbNO3 ट्वाइस, जो हम 9th क्लास में कर चुके हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट Pb ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, NO2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और इसका कलर कैसा होगा, ब्राउन कलर। ये हुई। अब ये भी एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे हुआ क्या है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि 2 रोड हैं ग्रेफाइट की, उनको पानी में डिप कर दिया, और एक को कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव से और एक को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी यानी ये स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ पे जो एक गैस है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, कौन सी, ऑक्सीजन। और दूसरी ट्यूब में जो गैस इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाएगी वो कौन सी है,
हाइड्रोजन। तो सिंपली क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रिसिटी से, अब वाटर किससे किससे मिलके बना है, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन इकट्ठा होने लगी, यहाँ पे हाइड्रोजन इकट्ठा होने लगी, यानी हमने दोनों गैसों को अलग कर दिया। तो हमने वाटर जो था H2O जो था उसको क्या कर दिया, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट कर दिया, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम किसी चीज़ को, किसी रिएक्टेंट को अलग अलग कर देते हैं यानी डिकम्पोजिशन कर देते हैं उसका, तो वो डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो अब सनलाइट की हेल्प से देख लेते हैं वो डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की हेल्प से हो। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, हमने ले लिया एक सिल्वर क्लोराइड, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया और उस सिल्वर क्लोराइड को हमने रख दिया धूप में। और जैसे ही हमने उसको धूप में रखा, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ी तो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कलर चेंज क्यों हुआ उसका, क्योंकि वहाँ पे हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से। तो ये AgCl ये है सिल्वर क्लोराइड, उसके ऊपर पड़ी सनलाइट और वो चेंज हो गई किसमें, Ag और Cl2। यानी जो सिल्वर क्लोराइड था उसमें से दोनों प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग हो गई, यानी डिकम्पोजिशन हो गई उनकी। तो ये भी एक टाइप का क्या है, लाइट से डिकम्पोजिशन हुआ है। यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का भी सिमिलरली लाइट से डिकम्पोजिशन हो सकता है। AgBr फार्मूला है, वो Ag और Br जो दो सिल्वर और ब्रोमीन जो है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो यूज़ की जाती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जो पहले होती थी, अब तो दूसरे कैमराज आ गए हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती नहीं। तो जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, एक छोटी सी रील आती थी, उस पर अलग अलग फोटोज होती थी, तो उसमें यूज़ की जाती थी क्या, ये रिएक्शंस AgBr वाली और AgCl वाली जो रिएक्शन हमने ऊपर देखी वो दोनों रिएक्शंस। अब इनमें जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो किस किस एनर्जी से हुआ है, हमने हीट से देखा, लाइट से देखा और इलेक्ट्रिसिटी से देखा। तो ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हैं। तो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें किसकी जरूरत पड़ी, एनर्जी की, है ना। हीट क्या है, एनर्जी, लाइट भी क्या है, एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। तो जिस रिएक्शन में हम खुद क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक तो हमने पढ़ी थी एक्सोथर्मिक, एक्सो और थर्म, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्म मतलब हीट, जिसमें से हीट बाहर निकल जाती है। अब एंडो का मतलब होता है इन, एंडो मीन्स इन, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, थर्म, और थर्म का मतलब होता है क्या, हीट, आपको पता ही है। तो एंडो मतलब इन और थर्म का मतलब हीट, यानी जिस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट जिसमें अंदर आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये सब्सटेंस था हमारा, इसको हमने हीट दी, यानी हीट अंदर आ गई, हीट अंदर आ गई, तो हीट अंदर आई तो इसको हमने क्या बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हमें हीट मिलती तो यानी हीट बाहर निकल गई, बाहर निकल गई तो मतलब एक्सोथर्मिक। और अगर हीट हमने यहाँ पे खुद दी है, रिएक्शन होने से पहले ही हमने हीट दी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो टाइप की रिएक्शन है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है छोटी सी, जिसमें क्या है, एमोनियम क्लोराइड है, सॉरी बैरियम हाइड्रोक्साइड है, बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स किया है। ये अमोनियम क्लोराइड है, तो उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, यहाँ पे बना है बैरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। तो ये प्रोडक्ट हमें बनेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, सिंपल आंसर बताओ भाई, कौन सी रिएक्शन है, सिंपल है भाई, हमने अभी अभी क्या है किया है, एंडोथर्मिक। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब आप ये रिएक्शन लैब में करेंगे और लैब में करके देखोगे, तो इसने बोला है क्या, जब आप पाम लगाएंगे, टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जिस टेस्ट ट्यूब में आप करोगे, अगर आप उसको छू के देखोगे तो वो आपको कैसी लगेगी, एकदम ठंडी, यानी वो आपको लगेगी कोल्ड। कोल्ड का मतलब, इसका मतलब हीट हमें उसमें देनी पड़ी है। अब ये एक छोटी सी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए किस सब्सटेंस का सोल्यूशन यूज किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, आपको पता ही है ना। सोल्यूशन का मतलब, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यही तो यूज किया जाता है। तो सब्सटेंस का सोल्यूशन किसका यूज किया, इस सब्सटेंस का सोल्यूशन यूज किया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी क्विक लाइम का यूज किया जाता है।
अब राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस अबव विद वाटर। तो ये मैंने रिएक्शन अभी अभी आपको लिख के दिखा दी कि ये रिएक्शन ऐसे होगी और इससे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। सिंपल ये रिएक्शन है हमारी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब थर्ड टाइप की हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपको आसानी से नाम से ही पता चल गया होगा। डिस का मतलब बाहर चले जाना, प्लेसमेंट का मतलब अब उसकी जगह से हट जाना। अगर कोई चीज़ अपनी जगह छोड़ देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, एक टेस्ट ट्यूब लेके टेस्ट ट्यूब में ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें जो है कुछ आयरन की नेल्स को डाल दिया गया। अब क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। अब ये क्या गया भाई, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या सलमान खान कहाँ से आया हमारी रिएक्शन के बीच में। अब ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जब हमने इसमें नेल्स को डाला तो इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी मिक्सचर जो है वो कलर चेंज कर देता है और आयरन नेल का कलर ऐसा हो जाता है। पहले आयरन नेल ऐसी थी और सॉल्यूशन में रिएक्शन करने के बाद आयरन नेल ऐसी हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है वो समझते हैं रिएक्शन से। वो सलमान खान को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आयरन नेल का कलर हो जाता है भाई ब्राउनिश। ब्राउनिश कलर क्यों हो गया, और जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो फीका हो जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आयरन है और ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। और जब रिएक्शन इन्होंने की तो ये जो आयरन है इसने कॉपर को बोला भी यहाँ से हट जा, मैं बैठूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ गया आयरन। जब आयरन यहाँ पे बैठ गया यानी इसका सॉल्यूशन बन गया। किसका सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट। ये है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये जो कॉपर है वो अलग निकल गया। अब ये जो कॉपर अलग निकल गया, अब बोला मैं कहाँ पे बैठूं, तो इसको बोला गया कि आप कहाँ पे बैठे, आयरन की नेल के ऊपर बैठ जा भाई तू। ये जो कील हमने डुबोई थी सॉल्यूशन में उसके ऊपर कौन बैठ गया, कॉपर। और ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कौन आ गया, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर, यानी दोनों ने अपनी सीट एक्सचेंज कर ली। अब यहाँ पे आयरन ने हटा दिया किसको, कॉपर को। तो क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। तो यहाँ पे आयरन हैज डिस्प्लेस्ड रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, यानी जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं हम हमारे किस पे, सलमान खान पे। अब आपको शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्यों है यहाँ पे। तो ये है भाई और ये है जनाब, तो ये दोनों थे साथ में, है ना। कुछ को पता होगा हिस्ट्री क्या है। अब आते हैं ये, अब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इनकी। तो जैसे ही रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, यानी कि ये जो है ये जो शख्स हैं वो इसको क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और ये अलग निकल जाता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो ऐसे समझना पड़ता है, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सिंपली समझाने के लिए था। अगर कोई इनका या फिर इनका फैन है तो दिल पे ना लेना बात को, है ना। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती कैसे है, जब हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। मोर रिएक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जो ज़्यादा लड़ाकू है वही तो डिस्प्लेस करेगा ना, है ना। जैसे कि बेंच पे होता है, मान लेते हैं आप जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं और कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाता है, तो अगर वो आपको बोलेगा कि उठ यहाँ से मैं बैठूंगा, तो अगर वो ज़्यादा झगड़ालू होगा फिर तो आप यहाँ से उठ जाएंगे। अगर वो आपसे कमज़ोर है फिर आप नहीं उठेंगे, है ना, अपनी सीट पे बैठे रहेंगे। आप उसको बोलेंगे भाग यहाँ से, अदरवाइज पिटाई होगी। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो जिंक है ये कॉपर से ज़्यादा लड़ाकू है, तो ये इस कॉपर को यहाँ से उठा देगा। तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। सिमिलरली ये जो लेड है ये भी किससे ज़्यादा झगड़ालू है, कॉपर से, तो ये इस कॉपर को उठा देगा। अब आप बोलोगे सर कॉपर को हर कोई उठा देता है, क्योंकि कॉपर जो है वो बहुत नीचे है। अब अगर एक सीरीज आप याद करोगे कि कौन कितना ज़्यादा झगड़ालू है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है हमारे पास वो है पोटासियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी मरकरी, और सिल्वर और गोल्ड, यानी सबसे कम रिएक्टिव है गोल्ड। इसके नीचे भी आता है प्लैटिनम, उससे भी कम रिएक्टिव।
तो आप देखें अगर ये जो है कहीं पे रिएक्शन करेगा तो ये सभी को भगा देगा वहाँ से, ये भी भगा देगा वहाँ से। कॉपर को तो सभी भगा देंगे क्योंकि कॉपर बहुत नीचे है, कॉपर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जो ज़्यादा जितना नीचे है उसको लात मार के भगा दिया जाएगा, है ना। इस सीरीज में जो भी नीचे है उसको लात मार के भगा देगा और जो ऊपर है वो वहाँ पे बैठ जाएगा। अब आयरन देखो आप कहाँ पे है इसमें, आयरन ये रहा, कॉपर कहाँ पे है, नीचे है, तो आयरन कॉपर को लात मार देगा, बिल्कुल आयरन ने कॉपर को लात मारी और खुद बैठ गया वहाँ पे। अब जिंक देखो कहाँ पे, ये जिंक है यहाँ पे, अब कॉपर कहाँ पे, ये नीचे कॉपर है। अब जिंक कॉपर को क्या कर सकता है, लात मार सकता है, तो जिंक ने कॉपर को लात मारी और अपनी उसकी जगह पे खुद बैठ गया। वैसे ही अगर आप लेड को देखें तो ये है लेड, ये है कॉपर। अब कॉपर अब भी लेड से क्या है, नीचे है, तो लेड ने क्या किया, कॉपर को लात मारी और उसकी जगह पे खुद बैठ गया। तो जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, लात मार के वहाँ से हटा देगा। तो यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसकी जगह पे खुद बैठ जाएगा। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, यानी ये है हमारा फोर्थ रिएक्शन, चौथी रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी दो चीज़ें जो है, दो एलिमेंट्स जो है वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है, ये एक सब्सटेंस हमने लिया सोडियम सल्फेट और एक ले लिया बैरियम क्लोराइड, तो दो सब्सटेंस ले लिए। अब जब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट की साइड, तो यहाँ पे बन गया बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ लग गया और ये जो सल्फेट है वो इसके साथ लग गया। दोनों ने अपनी जगह जो है वो चेंज कर ली, यानी बैरियम आ गया सोडियम की जगह पे और सोडियम आ गया बैरियम की जगह पे। तो इसको क्या हुआ, ये डबल डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, यानी दो एलिमेंट जो है वो अपनी जगह से चले गए। और जब ये अपनी जगह से गए तो यहाँ पे एक सब्सटेंस बनता है बैरियम सल्फेट, और ये जो बैरियम सल्फेट है वो इनसोल्यूबल है वाटर में, यानी ये पानी में सॉल्यूशन नहीं बनाता, वो अलग से ही दिखाई देता है। तो जो सब्सटेंस इनसोल्यूबल होता है वाटर में उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी वो अलग से दिखाई देता है, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये अलग से, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे ये है किसका, बेरिलियम क्लोराइड, BaCl2, तो बैरियम क्लोराइड है ये, सॉरी मैंने बेरिलियम क्लोराइड बोल दिया, ये बैरियम क्लोराइड है। बेरिलियम तो ये होता है और ये होता है बैरियम, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इनको कंफ्यूज मत करना आपस में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म हुआ है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता। तो अगर ऐसा सब्सटेंस बनता है तो उसको क्या भी बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल देंगे। तो क्या सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, ऐसा नहीं है, कई बार होती हैं कई बार नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट कोज दिस, तो वाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 जो है वो फॉर्म हुआ है, जो किस में नहीं घुलता भाई, जो पानी में नहीं घुलता। दूसरी तरफ सोडियम क्लोराइड बना है वो तो पानी में घुल जाता है। दिस रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयंस का एक्सचेंज हो गया, SO4 जो आयन है, Ba2+ जो आयन है, ये आयंस जो है आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी हमने देखा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम Na+, और यहाँ पे क्या बनता है, SO4 2 नेगेटिव, तो Na+। यहाँ पे क्या बनता है, Ba2+ और SO4 2 नेगेटिव। इसको तोड़ोगे जब Na+ और इसको तोड़ोगे तो Cl नेगेटिव। तो ये जो प्लस था यहाँ पे, ये किसके साथ कंबाइन किया, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेता है, जो यहाँ से टूटा था Ba और Cl नेगेटिव, इसके साथ ये Na+ यहाँ से कंबाइन करता है Cl नेगेटिव के साथ, ये इसके साथ कंबाइन करता है और ये भी इसके साथ कंबाइन करता है। सिंपली इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया, इसलिए हमने क्या बोला, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, एक सब्सटेंस है लेड नाइट्रेट, ये फार्मूला है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 ट्वाइस। अब इसको और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई जाती है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। अब व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं PbI2, यानी लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने
इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, इसने इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लिया, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, यानी ये भी कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका कलर कैसा है, येलो है, जैसा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये कलर जो है कैसा हो जाता है, येलो। इज दिस ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब आपको देखना है कि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है या नहीं है, और इसको बैलेंस करके लिखना है। तो ये आप खुद देखेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब जिस रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन मिल जाती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर्स बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड का जो कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। लेकिन अगर आप बोलोगे सर कॉपर जो होती है, कॉपर जो होती है, तांबा जो होता है, उस पर हमने ग्रीन कलर देखा है, तो वो होता है कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर कार्बोनेट होता है वो, कॉपर ऑक्साइड नहीं होता, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है। तो यहाँ पे, और जब कॉपर ऑक्साइड ये जो है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं फर्दर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये वापस किस में चेंज हो जाता है, कॉपर में, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन मिली है, यहाँ पे क्या मिला है, हाइड्रोजन मिली है। तो इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसने, कॉपर ने यहाँ पे ऑक्सीजन खो दी, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, कॉपर रिड्यूस हो गया। कौन रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर है इसने ऑक्सीजन ले ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, कॉपर का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसका, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि इसने ऑक्सीजन छोड़ दी। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है जो ये सेकंड वाली है, वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज गेट्स ऑक्सीडाइड वाइल अदर रिएक्टेंट रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन। तो ये ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है, और सिंपल बात है जिसमें ऑक्सीडेशन और हुआ है तो रिडक्शन भी वहाँ पे सिंपली हुआ ही है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें हुई हैं, यानी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये ऊपर वाली जो रिएक्शन थी हमारी, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसने रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाया, कॉपर प्लस वाटर। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका तो हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसने क्या छोड़ दिया, ऑक्सीजन इसके पास से चली गई। और ये जो हाइड्रोजन था इसका हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के और एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है, जब ये कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीजन चली गई, यानी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, और कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ है ना, इसका क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन, क्योंकि इसके पास से ऑक्सीजन चली गई। और किसका ऑक्सीडेशन हुआ भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोरीन में चेंज हो गया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके पास से हट गया। तो जिसके पास से हाइड्रोजन हट जाता है उसका भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो इस HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये हुई रिएक्शंस। तो अब हमारे पास एक और बात आ गई कि इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। और अगर कोई सब्सटेंस लूज कर देता है ऑक्सीजन को और गेन कर लेता है हाइड्रोजन को, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, अगर आप हाइड्रोजन ले लेते हैं तो आपका रिडक्शन होएगा, अगर आप ऑक्सीजन छोड़ देते हैं तो भी आपका क्या होएगा, रिडक्शन। अगर आप हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं ऑक्सीडेशन होएगा, और ऑक्सीजन को ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये दोनों केस किसके हैं, ऑक्सीडेशन के, और हाइड्रोजन दूसरा जो केस था यहाँ पे वो रिडक्शन के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब डेली लाइफ में क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ये डेली लाइफ में ये जो फोटोज़ हैं मैं लेके आया हूँ बहुत दूर जाके, ये एक ब्रिज से लेके आया हूँ, ये बहुत पुराने मकान से, और ये एक शिप से। बहुत मेहनत हुई है ये फ़ोटो लेके आने के लिए। तो देखते हैं, जब व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सैड टू कोरोड। तो वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, यानी वो ख़त्म होने लगती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, यानी किसी मेटल का कमज़ोर हो जाना क्या है, कोरोजन है। तो ब्लैक ये है कोरोजन।
जैसे आपने रस्टिंग देखी है आयरन के ऊपर, है ना, कॉमन नेम है ये, रस्टिंग के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन जो ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर, जो चांदी होती है, चांदी के ऊपर आपने देखा होगा कि काली काली परत चढ़ जाती है उसके ऊपर ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की परत किसकी होती है? वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। किसकी? सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद ग्रीन कोटिंग, ये मैंने आपको अभी बताया था, ग्रीन कोटिंग होती है किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। वो किस चीज की होती है? कॉपर कार्बोनेट। तो ये ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड। तो कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर सल्फाइड, ये सिंपल है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है? अभी ये ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है इसने? इसने नाक क्यों बंद की हुई है? तो क्या होता है, जिस भी चीज में फैट होता है या ऑयल होता है, जब ऑयल ऑक्सीडाइज होता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो रेंसिड हो जाता है यानी खराब हो जाता है। उसकी स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। आपने देखा होगा, अगर आप कोई चिप्स का पैकेट खोल के रख देते हैं और उसको एक दिन के बाद दोबारा देखेंगे तो उसके अंदर जो चिप्स हैं वो वैसे टेस्ट नहीं करते और ना वो ज़्यादा क्रिस्पी रहते। तो वो किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। इसलिए जो है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। या फिर हम खाने को किस में? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। जैसे अचार को हम तेल में डुबो के रख देते हैं, जैसे रसगुल्ले होते हैं वो किस में होते हैं? चाशनी में होते हैं। ऐसा क्यों है? ताकि वो खराब ना हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। दूसरी बात, नाइट्रोजन होती है। जो चिप्स के पैकेट हैं आपके, उन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन गैस। क्यों होती है नाइट्रोजन गैस? टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो। क्यों ऑक्सीडाइज ना हो? क्योंकि उनके अंदर क्या हो भी? फैट और ऑयल्स हैं उनके अंदर, और फैट और ऑयल क्या कर देते हैं? वो रेंसिड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर यहाँ तक, और क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।